हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज आप सभी की बीपीएससी टीआरई 4 की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग आदिकाल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आदिकाल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदिकाल के विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो नामकरण है उसको देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आदिकाल के प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। फिर आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं तो आदिकाल टॉपिक से एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उससे आप काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। और इस क्लास में मैं आप सभी के आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो सब काफ़ी अच्छे से तैयार करवा दूंगी। और इस क्लास को देखने के बाद आप सभी के आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण नामकरण हैं, वो सब काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक महत्वपूर्ण बात, आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेस ली हैं, उन सारी क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का जो सिलेबस था उस पर मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो एक बार आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जो आपके टॉपिक का नाम है इस पर फोकस कीजिए। जब मैंने बीपीएससी टीआरई 4 के प्रॉपर पूरे सिलेबस पे आप लोगों से डिस्कशन किया था, तो उसमें जो दूसरी यूनिट थी वो थी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके इस पीडीएफ में कवर हो जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से तैयार होता है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। ठीक है, तो इसके पहले क्लास में जब मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था, तो उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सब की समय सीमा क्या है और इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को आप लोग एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो है संवत 1050 से 1375 संवत। ठीक है, 1375 संवत। ठीक, आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे आदिकाल का नामकरण। ठीक, चारण काल। प्रश्न आ जाएगा कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है, तो वो दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये प्रश्न आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतिम है आधार काल। तो आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, प्रश्न आ जाएगा कि आदिकाल की इनमें से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर इनमें से कौन सी प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं। तो इस वजह से आदिकाल की जो भी विशेषताएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। ऐतिहासिक कथाओं का चित्रण, आदि रस और अन्य रसों का समावेश, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, आश्रयदाताओं का सजीव चित्रण, रासो ग्रंथ एवं दरबारी साहित्य की प्रधानता, श्रृंगारिकता, जनजीवन का अभाव, अंतिम है व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव। तो एक बार आप आदिकाल की जो भी विशेषताएं हैं उसे देख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे आदिकाल की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और इस टॉपिक से आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए रचनाओं को देखते हैं।
चंद बरदाई की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का समय क्या है? 1343 ईस्वी। इसके बृहद संस्करण में कुल 69 सर्ग, ठीक है, कुल 69 सर्ग शामिल है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक टॉपिक से आप लोगों के कितने सारे प्रश्न तैयार हो गए। सबसे पहले तो चंद बरदाई की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष है 1343 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो में किस प्रकार के रस का प्रयोग है? तो वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो वो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्चुअल आपको काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखते हैं, नरपति नलहर, इनकी रचना का नाम है विशल देव रासो। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1212 ईस्वी, और इस रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला है जगनीक। जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो, जिसे हम आला खंड भी कहते हैं। ठीक है, और आला खंड आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतु में गांव में और कई क्षेत्रों में आला खंड को गाया जाता है। ठीक, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सारंगधर, जिनकी रचना का नाम है हामिर रासो, और हामिर रासो का प्रकाशन वर्ष है 1357 ईस्वी। उसके बाद है दलपति विजय, जिनकी रचना का नाम है खुमान रासो, और खुमान रासो का प्रकाशन वर्ष है 1729 ईस्वी। उसके बाद है विजयपाल रासो, जिसके लेखक हैं नलहर सिंह। हामिर रासो, जिसके लेखक हैं सारंगधर। अब हम लोग देखेंगे रास काव्य, जो कि जैन साहित्य से संबंधित हैं। तो पहला देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास। इस रचना के लेखक है शालिभद्र सूरी। बुद्धि रास, इस रचना के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। चंदन बाला रास, इसके लेखक हैं आसुग। जीवदया रास, इसके भी लेखक हैं आसुग। अगली रचना है स्थूली भद्र रास, जिसके लेखक है जिनधर्म सूरी। रेवतगिरी रास, विजय सेन सूरी। अगली रचना है नेमिनाथ रास, जिसके लेखक है सुमति गुणी। और अंतिम रचना है पांडव चरित, जिसके लेखक है शालिभद्र सूरी। ठीक है, और जो अधिकतर रासो काव्य हैं उसे कई सारे विद्वानों ने अप्रामाणिक स्वीकार किया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक स्वीकार किए गए हैं। आगे देखेंगे, तो अभी तक हम लोगों ने आदिकाल की समय सीमा क्या है इसे देख लिया। आदिकाल का विभिन्न विद्वानों ने क्या नामकरण किया है इसे पढ़ लिया है। आदिकाल की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उसे भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग आदिकाल का परिचय और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है, आदिकाल का प्रमुख परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी साहित्य में आदिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। ठीक है, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हामिर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। और आदिकाल में ही राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी वो राज दरबार में किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। उसके बाद अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धरासेन द्वितीय के शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आपके एक दो प्रश्न तैयार हो गए, जैसे कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो महाराजा भोज के समय से लेकर हामिर देव के समय के कुछ पीछे तक का समय माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ देखने को मिलता है? तो वल्लभी के राजा धरासेन द्वितीय के शिलालेख में हमें अपभ्रंश नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि अनेक विद्वान ने इस काल को कई नामों से संबोधित किया है, जैसे सिद्ध सामंत युग, चारण काल, आधार काल, नवजागरण काल, संक्रमण काल और संयोजन काल आदि।
हिंदी काव्य के आरंभिक काल में काव्य की विविध प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इस दृष्टि से आदिकाल कहना अधिक उचित है। यह नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया। इस काल में राजनीति, वातावरण तथा काव्य में वीर भावना की प्रधानता के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल पड़ा। आगे देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से आदिकाल में राजनैतिक अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त थी। सम्राट हर्षवर्धन के बाद अनेक साम्राज्य का पतन हो गया। भारत देश अधिकाधिक विघटित होने लगा। राजाओं में आपसी द्वेष के कारण युद्ध की स्थिति बन पड़ी थी। राष्ट्रीयता और देशभक्ति का क्षेत्र सीमित था। इस काल की धार्मिक स्थिति ठीक नहीं थी। धर्म के नाम पर समाज में अनाचार और आडंबर का बोलबाला था। वैदिक और पौराणिक धर्म हर्षोन्मुख थे। बौद्ध और जैन धर्म तंत्रों और सिद्धियों के जाल में उलझ गए थे। उनकी अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं हो गई थी। इस समय समाज में सिद्धनाथ, जैन, शैव, वैष्णव और स्मार्त आदि अनेक धार्मिक संप्रदाय प्रचलित थे। राजनैतिक और धार्मिक दुर्दशा के कारण आदिकाल का सामाजिक जीवन उन्नयन नहीं हो पा रहा था। राजनीति पर इस्लाम का आधिपत्य हो चला था। इन परिस्थितियों में भी देश में साहित्य सृजन हुआ था। दर्शन, ज्योतिषी, कर्मकांड आदि विषयों पर नवीन ग्रंथ लिखे गए। श्री हर्ष, राजा भोज, जयदेव, कुंतक, क्षेमेंद्र, महिम भट्ट जैसे विद्वानों ने ग्रंथों की रचना की थी, किंतु हिंदी साहित्य ने इनसे विशेष प्रभाव ग्रहण नहीं किया। साहित्य में धार्मिक और वीरता की भावना प्रधान रही। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन को देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता है, अतः जैन साहित्य को धार्मिक मानकर साहित्य कक्ष से बहिष्कृत करना पड़ेगा। जहाँ तक वीर गाथा काल की काव्य की प्रवृत्तियों का प्रश्न है, वे उस समय के चारण कवि और भाटों द्वारा रचित काव्य के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। इस काव्य में काव्य ग्रंथ प्राय रासो कहलाते थे। जो आदिकाल है, इस काल में जो भी रचनाएं लिखी जाती थी वो रचनाएं रासो ही कहलाती थी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आदिकाल की लगभग जितनी भी रचनाएं हैं, सारी रचनाओं के अंत में हमें रासो शब्द ज़रूर से देखने को मिलता है। ठीक है, आप किसी भी रचना को उठा के देख लीजिए, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, हामिर रासो, विजयपाल रासो, ये सारी जो रचनाएं हैं, इन सब के अंत में रासो शब्द हमें ज़रूर देखने को मिलता है। आगे देखिए, रासो काव्य प्रबंध और मुक्तक काव्य के रूप में लिखे गए हैं। विशल देव रासो प्रबंध काव्य है, ठीक है। और जो पृथ्वीराज रासो है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ये महाकाव्य है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। खुमान रासो, परमाल रासो, हामिर रासो आदि के साथ भी रासो शब्द जुड़ा है। आगे देखिए, वीरगाथा काल के काव्य में मुख्यतः उस समय के राजाओं, सामंतों आदि से संबंधित वर्णन किया गया है। इस काव्य में जनजीवन प्राय अछूता रहा है। इन काव्यों में दरबारी कवियों द्वारा अपने अपने आशयदाता के मनोरंजन के लिए उनकी वीरता आदि की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के लिए रचनाएं की जाती थी। इस आधार पर यह काव्य स्वतः सुखाय का काव्य है। ठीक है, किसका है? स्वतः सुखाय का काव्य है। आगे देखिए, अब आप लोग इस कथन को देखिए। ये कथन एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ये कथन परमार रासो से लिया गया है, ठीक है। इस कथन को देखिए, 12 बरस लौ कुकुर जीवे और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यह काव्य सामंती जीवन का चित्रण करता है। कवियों का ध्यान राज दरबारों तथा युद्धों तक ही सीमित रहा है। जो आदिकाल के कवि थे, उनका ध्यान राज दरबार और युद्धों तक ही सीमित रहा है। उसके आगे उनका ध्यान कभी गया ही नहीं। विद्रोही कहे जाने वाले जयचंद जैसे राजाओं की प्रशंसा में भी उनके आश्रय में रहने वाले कवियों ने प्रशंसा परक काव्यों की रचना की। यहाँ पर देखिए, आदिकाल में जो राजा थे जयचंद, ठीक है, ये देशद्रोही थे और इनके आशयदाता में जो कवि थे, उन्होंने अपने जो काव्यों की रचना की थी, उस रचना में भी
इनकी प्रशंसापरक रचना की थी। ठीक है, जबकि ये देशद्रोही थे। तो आदिकाल के जो भी कवि थे वो जिस भी राजा के दरबार में रहते थे उनकी हमेशा प्रशंसा ही किया करते थे। आगे देखेंगे कि इस काल की रचनाओं में प्रकृति का भी चित्रण है। इनमें प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूप मिलते हैं। इन काव्यों में जिन युद्धों का वर्णन है उनमें काव्य के रचयिताओं ने प्राय भाग भी लिया था। इसी कारण उनका युद्ध वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है, मानो वह युद्ध पाठक के सामने ही हो रहा हो। वैसे भी यह काल युद्धों का काल रहा है। ठीक, जो आदिकाल था, आदिकाल में जो कवि थे वो राजाओं के युद्धों का इतना सजीव चित्रण किया करते थे, मानो कि वो स्वयं राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जा रहे हों और अपनी आंखों से वो युद्ध का दृश्य पूरा देख रहे हों। इतनी बखूबी तरीके से उनके काव्यों में युद्धों का चित्रण हमें देखने को मिलता था। आगे देखिए, हज़ाई प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि लड़ने वाली जातियों के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था, क्योंकि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सब ओर आक्रमण की संभावना थी। इस काल का काव्य पिंगल भाषा में रचित है। उस समय साहित्यिक राजस्थानी भाषा का नाम डिंगल था। यह भाषा वीर रस के वर्णन के लिए बहुत ही उपयुक्त रही है। इसके अतिरिक्त इस काल की रचनाओं में पिंगल नाम से ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आदिकाल के काव्य में छंदों की विविधता के दर्शन होते हैं। छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस काल के काव्य में दोहा, तोमर, तोटक, गाहा या गाथा, रोला, कुंडलियाँ, उल्लाला, पदधृत आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों के प्रयोग के संबंध में आचार्य हज़ाई प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसे हम लोग देखेंगे। ऐतिहासिक काव्य की प्रधानता। आदिकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लेखन का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता आदि। यद्यपि इनमें प्रामाणिकता का अभाव था। आगे देखिए, उपदेशात्मक साहित्य। बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता है। इस काल में हठ योग के प्रचार प्रसार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति अधिक रही है। आगे देखिए, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग आदिकाल के प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और इसे आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। और इसको इसलिए भी मैं पढ़ा रही हूँ जिससे आप लोगों का एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आदिकाल क्या है, आदिकाल में किस प्रकार की रचनाओं की प्रधानता थी, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, आदिकाल में किस प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते थे। एटलीस्ट आप लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे उच्च कोटि के धार्मिक साहित्य। बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं, जैसे परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहाँ, पाउमचर्यु आदि। मूर्ति पूजा, अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों का बोलबाला, हिंदू धर्म पतन की तरफ उन्मुख। ठीक है, उसके बाद है फुटकर साहित्य। आमिर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने जैसे फुटकर रचनाएं भी इस काल में रची गई। अगला देखिए, युद्धों का यथार्थ चित्रण। वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदय ग्रहित चित्रण हुआ है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली में शास्त्रों की झंकार सुनाई देती है। ये सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई हैं, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया है। लेखक राजा के आश्रित थे, अतः लेखकों को ना चाहते हुए भी राजा की वीरता अथवा उसकी महानता और उनके बल का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था। ठीक है, जिससे राजा प्रसन्न होकर रचनाकारों को प्रोत्साहन देते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। जो सभी रासो ग्रंथ है वो वीर रसात्मक ग्रंथ है। इस काल में युद्धों के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे, अर्थात विदेशी आक्रमण निरंतर हुआ करते थे
और साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा एक दूसरे के प्रति निरंतर युद्ध किया करते थे। देखिए, जो आदिकाल था, आदिकाल में जो भी कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। और जब अपनी वो काव्यों की रचनाएं किया करते थे तो उसमें राजा की काफ़ी प्रशंसा करते थे। जो भी कवि राजाओं के दरबार में रहते थे वो राजा की प्रशंसा इसलिए किया करते थे क्योंकि वो राजा की जितनी प्रशंसा करेंगे उतनी प्रशंसा पे उनको मुद्रा, पैसे, ज़मीन, ये सारी चीज़ें दी जाती थी, जिससे उनकी जीविका चलती थी, ठीक है। आगे देखिए, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आदिकाल में राजाओं के युद्ध, विवाह आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा। उनके विवाह, प्रेम प्रसंगों की कल्पना तथा विलास प्रदर्शन में श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन, उन्हें वीर रस के आलंबन रूप में ग्रहण करना इस युग की विशेषता थी। स्पष्टता, वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। आदिकाल में नायकों की वीर गाथाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में ऐतिहासिकता, नगण्य और कल्पना का आधिपत्य दिखाई देता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय एकता का अभाव। जो आदिकाल था इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था, और वो किस प्रकार का अभाव था इसे हम लोग देखेंगे। आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव था। आदिकाल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानते थे और उनके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखते थे। पड़ोसी राज्य को वह शत्रु राष्ट्र समझते थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिला। यह काल छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और राष्ट्रीयता की भावना पूर्णतः अभावग्रस्त स्थिति में थी। अब हम लोग इस क्लास की अंतिम लाइन देखेंगे। आदिकाल में महाकाव्य और खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। खोमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। विशलदेव रासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, इस लाइन में भी आपके 1 से 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, ठीक है। कि पहला प्रश्न है कि आदिकाल में किस किस प्रकार के काव्य लिखे गए। तो महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए और मुक्तक काव्य लिखे गए, ठीक है। दूसरा प्रश्न, खुमान रासो किस प्रकार का काव्य है, तो वो प्रबंध काव्य है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है, तो वो महाकाव्य है। चौथा प्रश्न कि विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है, तो विशलदेव रासो मुक्तक काव्य है, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने पूरा का पूरा फैक्ट भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। तो इस प्रकार आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी मैंने आप लोगों को आज के इस क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर आदिकाल के टॉपिक से एक भी प्रश्न आता है तो वो प्रश्न आप लोगों का 100% सही होगा, ठीक है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास में मैंने जो PDF पढ़ाया है ये PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब जो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।